Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is geography. Chapter number 3 are changes earth. So let's start the remaining paragraph. Degradation and aggradation means गिरावट और भूमि वृद्धि. The surface of the earth is continuously undergoing changes. Running water, moving ice, wind and waves are the agents of gradation, which constantly wear down the land surface and carry the broken fragments which are deposited in low-lying areas. The process of reduction of height of landform is called degradation, while the process of depositing the eroded fragments is called aggradation. धरती की जो सतह होती है उसमें लगातार जो है अंदर की तरफ चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं. जैसे पानी का चलना, मूव करना, जो बर्फ़ है वो मूव करना, हवा का मूव करना या फिर तरंगों का मूव करना. तो ये सभी जो है एजेंट्स होते हैं ग्रेडेशन के, यानी कि गिरावट के एजेंट्स होते हैं जो लगातार जो है इस तरीके से लैंड सरफेस पर यानी सतह पर काम करते रहते हैं. और ये क्या है, टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं उनको लेकर चलते हैं साथ में और वो जमा करते हैं नीचे के लो एरियाज़ पर, क्षेत्रों में. तो ये जो प्रोसेस होता है, ये कमी जो इसमें हाइट की कमी होती जाती है ज़मीन की सतह पर, जिसे हम डिग्रेडेशन कहते हैं यानी कि गिरावट कहते हैं. और जबकि जो डिपॉजिटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो टुकड़े होते हैं वो घिस के ख़त्म हो जाते हैं, जिसे हम एग्राडेशन कहते हैं. Degradation and aggradation are two ways which are continuously at work creating different landforms on the earth's surface. Weathering takes place as rocks are broken down into progressively smaller pieces by the effects of weather. These pieces do not move a new location, they simply break down but remain next to one another. It is most common at the surface where exposed bedrock meets the atmosphere. However, it can extend many thousands of feet downwards into the earth's crust, following cracks, fissures, and microscopic holes that allow to penetrate. गिरावट और भूमि वृद्धि जो होती है ये दो तरीके होते हैं, कंटिन्यू लगातार ये काम करते रहते हैं और डिफरेंट जो है लैंडफॉर्म्स बनाते हैं धरती की सतह पर. अब यहाँ पर जो वेदरिंग होता है, जो मौसम यहाँ पर रहता है, मौसम के हिसाब से जो पत्थरों का टूटना जो होता है ये काम करता है. बहुत स्मॉल पीसेस में पत्थरों को तोड़ते हैं जिससे कि मौसम पर प्रभाव पड़ता है. और ये जो पीसेस हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं नई लोकेशन पर, और जब ये पत्थर सिंपली टूट जाते हैं तो वो दूसरी जगह बचते हैं, जैसे नेक्स्ट वन एंड अदर चले जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. तो यहाँ पर जब नॉर्मल जो सरफेस होता है वो दिखाई देता है, जो पत्थर हैं वो एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं. तो हालांकि जो काफ़ी थाउजेंड्स यानी कि ये जो है बढ़ते चले जाते हैं टुकड़ों में, ठीक है, नीचे धरती की ज़मीन पर यानी पपड़ी पर वो इकट्ठा हो जाते हैं. तो वहाँ जैसे दरारें आ जाती हैं या फिर कुछ दरारें वगैरह होती हैं धरती के उसमें, या छोटे छोटे होल्स होते हैं, ये वहाँ जाकर फंस जाते हैं और नीचे धंसना, पानी के साथ ही धंसना शुरू करते हैं, यानी बैठ जाते हैं वहाँ पर ज़मीन की सतह पर. नेक्स्ट है एरोजन यानी कि कटाव. द रिमूवल ऑफ आउटर लेयर ऑफ रॉक्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन एरोजन. द मेजर एरोजनल एजेंट्स कंस्टिट्यूट विंड, water or ice, downslope, creep of soil, force of gravity and burrowing animals. जो अब यहाँ पर आउटर लेयर होती है जो पत्थरों की, उसे हटा दिया जाता है, जो एक प्राकृतिक हमारा पर्यावरण होता है जिसको हम कहते हैं कटाव. तो प्राकृतिक रूप से जब वो हट जाती है बाहरी जो लेयर होती है पत्थरों के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोजन यानी कटाव कहते हैं. और बड़े बड़े जो कटाव होते हैं वो एजेंट्स ये बनाते हैं, जैसे कि हवा की वजह से होते हैं, पानी या फिर बर्फ़ इस तरीके के डाउन स्लोप होते हैं, तो वो मिट्टी जो है नीचे फिसलती जाती है, एक दबाव होता है उसके ऊपर, और या एनिमल्स के जो होता है उससे ये नीचे कटाव होता जाता है मिट्टी का. दिस प्रोसेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदरिंग, एज वेदरिंग इज़ प्रोसेस ऑफ chemical or physical breaking down of the
मिनरल्स इन द रॉक्स, यानी कि जो ये प्रोसेस होता है बहुत ही अलग तरीके से, जो अपक्षय यानी कि होता है, जो अपक्षय यानी वेदरिंग जो प्रोसेस चलता है, जैसे केमिकल फिजिकली जो ब्रेकडाउन जो होते हैं पत्थर और इस तरीके का जो रॉक्स में मिनरल होता है, तो वो इस तरीके से प्रोसेस चलता जाता है, टूटते जाते हैं वो, तो ये प्रोसेस लगातार होता है। नेक्स्ट है वर्क ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों का काम। रिवर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ द डिग्रेडेशन। द वर्क ऑफ द रिवर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड द स्लोप ऑफ द रिवर बेड। यानी कि जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ जो होती हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंट होती हैं डिग्रेडेशन की, ठीक है, यानी कि गिरावट की। और ये का जो काम होता है ये निर्भर करता है दो तत्वों पर, दो फैक्टर्स पर, एक तो पानी का वॉल्यूम के ऊपर और दूसरा स्लोप ऑफ द रिवर बेड की वो किस तरीके से ढलान जो होता है नदी का उसके ऊपर डिपेंड करता है। As the river flows through mountainous regions, it has a great erosive power. A common feature it forms is the eye-shaped valley. Deep, steep side valleys are called gorges or canyons. When the river tumbles at steep angles over very hard rocks, it forms waterfalls where the water plunges down from a great heights. Waterfalls have great value as they help in generating hydroelectricity. यानी कि जो नदियों का यहाँ पर जो वॉल्यूम बताया गया था, जो पानी जब फ्लो करता है यानी जो पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो वहाँ पर मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। कॉमन जो फीचर होता है जब आई शेप में जो वैलियाँस बनती हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा गहरी खाड़ी होती हैं और साइड्स वैली होती हैं, जो पहाड़ियाँ होती हैं, घाटियाँ, जिसे हम जॉर्जेस यानी कि घाटियाँ कहते हैं, ठीक है, या कैनियन कहते हैं। अब ये जो जब रिवर्स यहाँ गिरती हैं, ठीक है, खाड़ियों से नीचे गिरती हैं, तो वो हार्ड पत्थर होते हैं, उनसे टकराती हैं, तो वहाँ जब गिरती हैं तो वाटरफॉल बनता है। और जब ऊपर खाड़ी से पानी गिरता है, जब जो रिवर्स हैं ऊपर ऊंचाई से गिरती हैं, तो वो क्या होता है, बहुत ग्रेट वैल्यूज़ में ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं, जिससे कि हम बिजली बनाने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, हम जनरेट कर सकते हैं बिजली को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम पन बिजली कहते हैं। As the river enters the plains, it forms curves and large bends or loops called mindered. In due course, the minders become wider due to constant erosion and deposition along the sides. When the loops become too sharp, the minders cut off from the main river, forming a lake called the Oxbow Lake. As the river flows along with increased volume of water, it often overflows its banks, causing floods in the neighboring areas. This leads to the deposition of layers of fine sediments along the banks, forming flat, fertile flood chain. The slightly raised river banks are called leaves. जब हम देखते हैं कि जब हम रिवर्स यानी प्लेन एरियाज़ में एंटर करते हैं, तो जो है कर्व्स बनते जाते हैं, यानी कि जो घटती जाती है और लार्ज बड़े बड़े मोड्स वहाँ पर आते हैं, छोर आते हैं, तो इस तरीके से हम मिंडर उसको बोलते हैं, यानी कि भूल भुलैया। अब हम देखेंगे जिसके चलते जो ये भूल भुलैया है, ये बहुत ज़्यादा बड़े होते जाते हैं, लगातार इस तरीके से कटाव आता जाता है, और जब साथ ही साथ कटाव और जमाव यानी बहुत सारी चीज़ें भी साथ में जुड़ती जाती हैं साइड्स किनारों से, और जब ये छोर होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं कटाव और मुड़ाव से, तो ये जो मिंडर्स हैं यानी कि भूल भुलैया ये कट लेते हैं वहाँ से, और फिर ये जो मेन रिवर होती है उसमें जाकर मिल जाते हैं, जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है, एक फॉर्मिंग बन जाती है लेक की, तो जिसे हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। और जिस तरीके से जो रिवर है वो जब फ्लो करती है बहुत पानी के साथ में, बहुत सारे वाटर वॉल्यूम के साथ वो फ्लो करती है, बढ़ती जाती है, और कई जब ज़्यादा पानी का ऊपर हो जाता है तो ऐसा बाढ़ आने की शंका बनी रहती है, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यानी कि जो पड़ोसी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस तरीके की जो है खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत सारी जो लेयर्स हैं वहाँ पर उसमें डिपॉजिट हो जाती हैं, और पत्थर भी जिसमें होते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है नदी का पानी है वो अपने साथ में लेकर चलता है,
और जिसे हम फ्रूट प्लेन कहते हैं, प्लेन एरिया से भी काफ़ी चीज़ें फर्टाइल्स वगैरह ये सब आ जाती हैं, जो साइड से जो होती है ना स्लाइटली रेस करती है, जो नदी के किनारे होते हैं वहाँ से वो उठकर ये जो लहरें हैं वो आती हैं, और फिर हम उसको क्या कहते हैं, लीव्स कहते हैं, यानी कि तटबंध कहते हैं। As the river approaches the sea, it moves sluggishly due to the load of sediments it is carrying, and because of the flat gradient it is forced to deposit it near the mouth. The river begins to break up into a number of streams called distributaries. The network of distributaries forms a triangular shaped features called the delta. This is one of the most fertile area in the course of a river. यानी कि यहाँ पर जब हम जो नदी है जब समुद्र में चली जाती है यानी पहुँच जाती है, तो वो क्या है, बहुत सुस्त तरीके से मूव करती है। अब काफ़ी सारे जो उसमें सेडिमेंट्स शामिल होते हैं, जिसे वो नदियाँ जो अपने साथ कैरी करके लाती है फिर समुद्र में मिल जाती हैं। अब क्योंकि जो वो फ्लैट उसमें होते हैं, जैसे एक फोर्स के एक दबाव के साथ वो जो है समुद्र में वो सब डल जाता है, बहुत सारी मात्रा में होता है, और धारा के ज़रिए वो उसमें आती हैं। अलग अलग रिवर्स होती हैं जो समुद्र में आकर मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, यानी वितारिका कहते हैं। अब ये जो नेटवर्क होता है डिस्ट्रीब्यूटरीज का, जो एक ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिस फीचर्स को हम कहते हैं डेल्टा, और इनमें से एक जो बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ एरियाज़ होते हैं, जो रिवर्स जिन एरिया से वो आई होती हैं। Not all rivers from deltas, those rivers which flow through steep hard rock areas, make a single mouth entry into the sea or do not get divided into a number of streams. The river then plunges into the sea forming an estuary. सारी जो रिवर्स होती है वो डेल्टा से नहीं आती हैं, और जो रिवर्स वहाँ से फ्लो करती हैं वो काफ़ी संकरी और हार्ड रॉक होते हैं, वहाँ पर पत्थर जो हार्ड होते हैं काफ़ी उस एरिया के, और वो जो है सिंगल माउथ एंट्रीज़ बनाती हैं समुद्र में, सिंगल उससे आती हैं, एंट्री करती हैं, और बिल्कुल भी उनको डिवाइड नहीं किया जाता है बाकी नदियों में। और ये जो नदियाँ हैं वो डुबकी लगाती हैं समुद्र में, और एक बोलते हैं ना, एक बेला संगम हो जाता है जब वो समुद्र में मिल जाती हैं।